ओके, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लाइव। वेट करते हैं बाकी लोग जुड़ जाएं जरा। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करने वाले, राइट। थोड़ा सा सेशन लेट है क्योंकि तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, बट यस वी आर राइट नाउ वी आर इन द क्लास। चलिए, सो वन सेकेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जरा आप मुझे ये बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कमेंट बॉक्स में आप जरा बताइए ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। यस, गुड इवनिंग। इज ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास? कंफर्म करिए जरा। चलिए, प्रॉपर आ रही है, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं यस सर, यस सर। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक मिनट दीजिए। Yes, thank you so much for the confirmation. Yes, so mention the heading adrenergic agonist और adrenergic drugs। हम लोग पिछले एक हफ्ते से जो पढ़ रहे हैं वो एएनएस ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एएनएस बेस्ड जितनी ड्रग्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। पहले एएनएस होता क्या, उसका बेसिक्स हमने पढ़ा। कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा, उसके एंटी कोलिनर्जिक पढ़ा, फिर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इससे जस्ट पहले जो सेशन हुआ है वो आपको कहां दिखेगा, वो मैं पहले आइडिया दे देता हूं आपको। लाइव क्लासेस जो स्टोर ऑप्शन में परचेज सेक्शन में जहां आपने कोर्स परचेज किया है, उसके लाइव क्लासेस टैब में वो क्लासेस आपको दिखेंगी। उससे पहले की क्लासेज आपको कहां दिखेंगी? सर फार्माकोलॉजी के फोल्डर में। सो डोंट बी कंफ्यूज। जो लोग नए हैं, आज बहुत सारे लोग नए ज्वाइन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके आप पिछला सेशन देखिए थोड़ा सा, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट किसे बोलते हैं? कि सर जो एड्रेनर्जिक मेन हमारा कंपोनेंट है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, उससे हूबहू मिलते हुए ड्रग्स, उससे रिजेंबल करते हुए ड्रग्स, एगोनिस्ट। और जैसे एगोनिस्ट का काम क्या होता है कि जब रिसेप्टर से, देखिए एगोनिस्ट क्या हो सकता है, लिगैंड मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं। लिगैंड बोले तो ड्रग भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है, ठीक है, अदर केमिकल मेडिएटर भी हो सकता है। जब रिसेप्टर से बाइंड होता है, सो इट जनरली इनिशिएट द एक्शन। तो अगर एगोनिस्ट है, इसका मतलब कि एक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको इनहांस कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद डिक्रीज करता है, प्रोहिबिट करने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है, राइट। चलिए, अब ये जितनी भी ड्रग्स हैं पहले ध्यान से सुनिए इनके बारे में। इन्हीं को ही बोला जाता है सिंपैथोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स क्यों? क्योंकि मिमिक कर रहे हैं, हूबहू उनके जैसे। तो ये कहां पर जनरली काम करते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम्स। तो एडिनर्जिक ड्रग्स मेनली एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ दैट एनस सिस्टम। उसके अलावा जो कोलिनर्जिक आप सिस्टम देख रहे हो दैट वाज एक्टिंग ऑन पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक बोले तो कौन सा कंडीशन? जो स्ट्रेस में काम करता है, जो डर में काम करता है, जो तनाव में काम करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। चलिए, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके बारे में कितनी सारी चीजें हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो तीन मेन कैटेगरी आपको दिखाई देगी। मेन एक आपको दिखाएगी डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स, एक दिखाई देगा इनडायरेक्टली एक्टिंग, और एक दिखाएगा मिक्स्ड एक्शन सिंपैथोमाइमेटिक्स। किस बेसिस पर? इनके एक्शन के बेसिस पर। एक और क्लासिफिकेशन है कि कौन से ड्रग किस यूज के लिए हो रही है, तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो यहां पर जो हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे, कैसे वो काम कर रहा है और किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट आल्सो वी आर डिस्कसिंग। समझ में आई बात? तो मेन आप यहां पर देखोगे तो एपिनेफ्रिन का रोल या एड्रीनलिन का रोल ज्यादा है। स्ट्रेस कंडीशन में आप देखोगे एड्रीनलिन का, ठीक है। चलिए, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पूछा जाए कभी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, डर में, भागने में, कोल्ड में, स्ट्रेसफुल में कौन सा काम कर रहा है? सिंपैथेटिक सिस्टम। सो इसी को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो लोग पिछले उनको मैं बता चुका हूं, ये तीसरी बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, राइट। चलिए, अब जरा ये अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें क्या क्या खास बातें होती, वो भी मैंने पिछले सेशन में आपको बताई हुई थी। लेकिन आपको आज एक मैं टास्क दे रहा हूं
कि ये वाला जो पार्ट है आपको कहां से पूरा करना है, होमवर्क भी थोड़ा सा करना है केडी त्रिपाठी से। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें केडी त्रिपाठी में भी हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो एक चैप्टर जब आप खोलोगे वहां लिखा होगा अल्फा और बीटा एडर्जिक रिसेप्टर में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बोले तो कहां पाया जाता है अल्फा, कहां पाया जाता है बीटा, अल्फा का एगोनिस्ट क्या है, बीटा का एगोनिस्ट क्या है, अल्फा का एंटागोनिस्ट क्या है, बीटा का एंटागोनिस्ट क्या है। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें न्यू है जो केडी त्रिपाठी में मिलेगी, आपको वही चीज वहां पर नोट डाउन कर लेनी है। दूसरा टास्क आपको आज ये दे रहा हूं, थोड़ा सा आप भी काम करिए, हर चीज ट्यूटर नहीं काम करेगा। सो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों रिसेप्टर में फर्क क्या है, कहां पर लोकेटेड है, इसका एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है, इन सब का। तो पिछले सेशन में आपको याद हो मैंने आपको इसका पूछा था कि बीटा 3 का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बताइएगा, कहां पर आपको मिलेगा, केडी त्रिपाठी की बुक से आप इसको देखिएगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि केडी त्रिपाठी से पढ़ेगी, डजंट मीन कि सारी चीजें आपको मैं बोल रहा हूं कि आप किताब से पढ़ लीजिए, फिर मेरा क्या रोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाने चाहिए सो दैट यू कुड बी एक्टिव। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, नथिंग इज गोइंग टू बी न्यू, लेकिन कुछ चीजें नई है जो केडी त्रिपाठी में है, आपको वो नोट डाउन कर लेनी है सो दैट योर नोट्स कुड बी सप्लीमेंटेड। चलिए स्टार्ट फ्रॉम दिस एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अच्छा साहब, ये एड्रेनर्जिक जो एगोनिस्ट होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, और लोगों की तरह नहीं कि आए सीधे पीपीटी खोला और रंगना चालू कर दिए। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी यानी खास बात क्या होती है इन सारे एजेंट्स में, इनकी खास बात क्या होती है कि ये साहब बीटा फिनाइल इथाइल एमीन रिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा अच्छे एग्जाम में, जैसे जीपैट होगा डीआई में। फार्मासिस्ट में तो खैर नहीं पूछा जाएगा, फार्मासिस्ट में क्लासिफिकेशन ज्यादा पूछा जाता है। तो लिखिए, मोस्टली जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो होते हैं साहब बीटा फिनाइल इथाइल एमीन, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, राइट, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो साहब अब फिनाइल, अभी फिनाइल क्यों नाम आया, क्योंकि साहब इसमें बेंजीन रिंग है, तो इसमें लिखिए ऐसे करके एरो बना के बेंजीन रिंग। दूसरा क्या लिखा हुआ सर, इथाइल अमीन, यानी कि इथाइल अमीन क्या है, साइड चेन है। चलिए, तो इथाइल अमीन क्या है, चेन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखिए, मोस्टली एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर डेरिवेटिव ऑफ बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, लिखिए यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फिनाइल कहां से आया सर, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें बेंजीन रिंग है। अभी एक एक करके पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे क्लास स्मूथली बढ़ेगी आपको चीजें समझ में आने लगेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इथाइल अमीन साइड चेन, राइट। चलिए, शुभम जी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, या आप मेरे नंबर पर 9519998021 पर कनेक्ट करिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब साहब ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है, कुछ ग्रुप होते हैं जो चेंज किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सर हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूशन, ये देखो जरा कुछ स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये आपकी फिनाइल रिंग देखी, बेंजीन रिंग देखी, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 और 4 पोजीशन, इधर से काउंट होगा, ठीक है, 1 2 3, 3 और 4 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखते हैं, और ये छोड़ के ये देखो ना, ये इथाइल और ये एमीन वाली है ना, ये इथाइल एमीन वाला पूरा ग्रुप है साइड चेन, और ये फिनाइल वाला ग्रुप है। लॉजिक समझ में आ रहा है, इधर फिनाइल ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग है, इधर पे आपको दिख रहा है, ये देखिए इथाइल एमीन वाली साइड चेन। समझ में आई बात, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। सबसे ज्यादा देखो जो दो रोल इंपॉर्टेंट होता है, इन जितने भी आप जनरल देखोगे ना, अगर बेंजीन रिंग के साथ दो OH या OH का सब्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कैटिकॉल्ड रिंग। तो जिनमें ये रिंग पाई जाएगी दो OH वाले, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, कैटिकोलामीन्स। कैटिकॉल्ड रिंग है और इधर अमीनो ग्रुप है। इधर देखिए, दूसरा सब्स्टिट्यूशन का जो एरिया है, पहले ध्यान से समझिए, बेस समझिए, दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन का एरिया यानी छेड़छाड़ वाला एरिया जो है, वो नाइट्रोजन वाला है। तो इस पूरे कंपाउंड में अगर आप देखोगे, तो जो फिनाइल या बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोक्सिल का सब्स्टिट्यूशन, एक तो यहां पर चेंजेस होते हैं, और दूसरा नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, यहीं पर क्वाटरनरी टर्सरी नाइट्रोजन, यहीं पर सारे चेंजेस किए जाते हैं। यही दो एरियाज है जहां पर चेंजेस किए जाते हैं। तो ये जो सारी चेन है इसको बोलते हैं इथाइल एमीन चेन।
इधर पे जो है इसको हमने बेंजीन रिंग बोल दी। चलिए तो देखिए, तो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, देखिए ये रहा। दूसरा क्या लिखा हुआ, इथाइलमिन साइड चेन, ये सारी चीजें समझ में आई? यानी सारा छेड़छाड़ कहां से हो रहा है, नाइट्रोजन से। चलिए नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, अब देखिए ध्यान से। अभी जो पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कैसे सिंथेसिस हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन, वो पूरा प्रोसेस कैसे न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस सेशन में भी समझ में आए, राइट। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर बेंजीन रिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इस पूरे खोपड़ी वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कैटिकॉल। और इधर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम है इथाइल अमीन ग्रुप। समझ में आई बात? तो पूरे स्ट्रक्चर में दो चीजें मेन दिख रही है, एक तो इथाइल अमीन साइड चेन दिख रही है और एक बेंजीन रिंग दिख रहा है। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको बोलेंगे कैटिकॉल। और ऐसे सारे प्रजाति यानी जितने भी कंपाउंड, जिनमें देखो इधर भी देखो OH है, इधर भी आप देखोगे, तो जितने भी कंपाउंड्स में OH आपको देखने को मिलेंगे फिनाइल के साथ, क्योंकि खास बात क्या है कि कैटिकॉल्ड रिंग है, तो ऐसे सारे प्रजाति का क्या नाम होगा, कैटिकोलामीन्स। समझ में आई बात? तो अगर किसी भी कंपाउंड आप नॉरएपिनेफ्रिन उठा लो, आइसोप्रोटेनॉल उठा लो, देखो फर्क क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है, इस नाइट्रोजन पे इधर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बोले तो चेंज हो गया है, तो चेंज होकर अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। यानी एपिनेफ्रिन क्या होता है, मिथाइलेटेड वर्जन होता है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का। ध्यान से समझिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स इसमें कैटिकोलामीन्स होंगे, कुछ नॉन कैटिकोलामीन्स होंगे। अभी समझना पड़ेगा कि अच्छा कैटिकोलामीन्स है तो इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाता है, और अगर पोलर बनाएगा तो दिमाग में ये घुस नहीं पाएगा, इसको बोलते हैं CNS में पेनिट्रेशन नहीं हो पाना। क्यों? क्योंकि अपन की खोपड़ी जो है ना बड़ी गर्म रहती है, इसको बोलते हैं लाइपोफिलिक। गर्म से लाइपोफिलिक से कोई लेना देना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। इधर पे जो पूरा माहौल है ना, ये ज्यादातर लाइपोफिलिक माहौल, यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्लड ब्रेन बैरियर, इधर पे जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बड़ा सेलेक्टिव होता है, सेल्स का जंक्शन होता है, ऐसे सेल्स होती है ना, ऐसे सेल्स का जंक्शन होता है, सारी सेल्स अरेंज तरीके से होती हैं, तो बड़ा सेलेक्टिव होता है, लिमिटेड ही ड्रग्स को पास होने देता है। और किस ड्रग को फेवर करता है, जो लाइपोफिलिक होती है। बोले तो इधर पे जो पूरा माहौल है लाइपोफिलिक है, तो अगर साहब इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दोगे, ये तो सर पोलर हो गया, तो क्या खोपड़ी में जल्दी घुसेंगे, CNS में पेनिट्रेशन होगा, बड़ा कम होगा, वेरी लेस। लॉजिकली पढ़िए आप कि यहां पर अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ा रहे, इट मींस मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी पोलर, और अगर पोलर होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, CNS में पेनिट्रेशन नहीं होगा। अभी और देखिएगा, अभी इनएक्टिवेशन का भी लेना देना इससे है, काउंट से। और यही ग्रुप, ये जितने भी कैटिकोलामीन्स है, ये प्रोन होते हैं, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज से मेटाबोलाइज हो जाते हैं, माओ से मेटाबोल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये इनएक्टिवेट भी होते हैं। ध्यान से, ऐसे सारे स्ट्रक्चर जिनमें बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दो दो तीन चार पोजीशन पे, इनको बोलते हैं कैटिकोलामीन्स। खास बात इनकी क्या होती है कि साहब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगने की वजह से पोलर होते हैं सर, लेकिन दिमाग में जल्दी पास नहीं हो पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो कभी पूछा जाए कि जनरली कैटिकोलामीन्स आर लिपिडिक इन नेचर, एब्सोल्युटली नॉट। दे इजिली क्रॉस, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, दे इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एब्सोल्युटली नॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लॉजिकली। चलिए, कभी पूछ दिया जाए कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन में क्या फर्क है। एपिनेफ्रिन क्या है, मिथाइलेटेड वर्जन, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है नॉरएपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में। समझ में आई बात? चलिए, ये सब थोड़ा देख लिया। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हो 3 और 4 पोजीशन पे, क्योंकि कैटिकोल रिंग इसको बोला जा रहा है, तो इसीलिए इनका नाम है कैटिकोलामीन्स। कभी पूछा जाए आपसे, फार्मासिस्ट वाले ध्यान दें, पूछा जा सकता है विच बिलो मेंशन्ड आर एसोसिएटेड विद कैटिकोलामीन्स, आइसोप्रोटेनॉल, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, डोपामीन भी कैटिकोलामीन है। तो ये 4 कंपाउंड आपके, इसके अलावा भी कैटिकोलामीन्स होते हैं, लेकिन ये 4 कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए, समझ में आई थोड़ा सा बात, इंपॉर्टेंट बात। चलिए साहब, अब जरा समझते, हेडिंग डालिए कैटिकोलामीन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। प्रवीण जी, आपकी भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट टू मी, आई हैव ऑलरेडी शेयर द नंबर। पब्लिकली मैं नंबर जनरली नहीं शेयर करता हूं, बट दिस प्लेटफॉर्म इज वर्किंग फॉर यू पीपल
इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी आर वर्किंग फॉर यू ओनली। तो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो किसकी समस्या का? सो हेडिंग डालिए कैटिकोलामिन्स। कैटिकोलामिन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक एक चीज सीखते रहेंगे। चलिए और जरा सीखते हैं। अब कहेंगे सर ये कैटिकोलामिन्स कहां से आ गया? कैटिकोलामिन्स एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ही है। एड्रेनर्जिक सिस्टम पे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बोले तो अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं ये इन्हीं से मिलती जुलती हूबहू हैं, और जब मिलती जुलती हैं तो इनकी हरकतें भी सेम होंगी। तो जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कर रहा है वही ये भी ड्रग्स कर रही होंगी। समझ में आई बात? एगोनिस्ट। चलिए, तो कैटिकोलामिन्स को बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स। क्यों सिंपैथोमाइमेटिक्स अमीन्स? बिकॉज दे कंटेन 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप। ये देखिए यहां से 1 2 3 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, 3 और 4 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के साथ, इसीलिए इसको बोला गया कैटिकोल रिंग। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं लिख लीजिए, फार्मासिस्ट वाले। इंपॉर्टेंट क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेरिनॉल, डोपामिन आर कॉल्ड एज कैटिनॉल्स। तो लिखिए एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ कैटिकोलामिन्स जो मैं बोल रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं कि ये लिख लीजिए। हर चीज नहीं लिखवाता मैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे संभालने के लिए भी चाहिए। खाना उतना खाना है जितना पच जाए, ज्यादा एक्स्ट्रा खा के अल्टी पल्टी नहीं कर देना है। तो लिखिए कैटिकोलामिन्स। कैटिकोलामिन्स किसे बोल रहे हैं? जहां पर ऐसे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जिनमें 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग हो। ठीक, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे साहब कि ये दोनों ग्रुप गायब होगा, उनको नॉन कैटिकोलामिन्स बोलते हैं। समझ में आई बात? और हाइड्रोक्सिल ग्रुप गायब होगा तो लिपिडिक होंगे वो, तो इजीली सीएनएस को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जीपैट और डीआई में आते हैं ना, जिसको आप टैकल नहीं कर पाते हो, क्योंकि इधर पे प्रॉब्लम है, इधर पे आपने कमजोरी से पढ़ा हुआ है। चलिए एग्जांपल आपने लिख लिया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेरिनॉल एंड डोपामिन आर कॉल्ड एज कैटिकोल्स। क्यों? क्यों सेम प्रजाति के हैं? क्योंकि इन सब के स्ट्रक्चर में आप देखो, चाहे एपिनेफ्रिन हो, चाहे आइसोप्रोटेरिनॉल हो, चाहे सबके सब पे 3,4 डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए यहां तक लिख लिया आपने। ठीक, और जरा देखते हैं आप। ये जो सवाल है ना, बड़े बारीक लेवल पे, अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आजकल फार्मासिस्ट में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। आप एम्स रायपुर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एम्स पटना का। पैटर्न इज गोइंग टू बी चेंज। तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि सर हम तो डिप्लोमा है, सर हम तो बी फार्मा में नहीं समझ में आ रहा। नो नो, इट्स नॉट। यू नीड टू इंप्रूव योर लेवल। ठीक है, कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी टफ। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। तो कैटिकोलामिन्स किसे बोल रहे हैं? जहां पर बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं सर। जनरली क्या खास बात है, ये आप देखोगे सबसे ज्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल होते हैं। पोटेंसी क्यों? कम अमाउंट में भी बहुत तगड़ा काम करते हैं। एड्रेनालिन देखो आप, डायरेक्टली एक्टिंग जनरली होते हैं। स्टार मार्क कैसे कर लीजिए, डायरेक्टली एक्टिंग। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो कैटिकोलामिन्स, ये देखो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मिक्स्ड। अब ये डायरेक्ट क्यों क्यों डायरेक्ट नाम दिया गया, क्यों इनडायरेक्ट नाम दिया गया, क्यों मिक्स नाम दिया गया, अभी आपको पढ़ाता हूं इसके बारे में। ठीक है, चलिए ये सब ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग, और कितने रिसेप्टर्स हैं? अल्फा बीटा, ये अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये रिसेप्टर्स होते हैं ना। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक्स से होते हैं। चलिए अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए लिखा हुआ मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैटिकोलामिन्स आर पोलर एंड डू नॉट क्रॉस और पेनिट्रेट सीएनएस। क्यों? क्योंकि साहब इनके स्ट्रक्चर में डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां लिखे वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां पूछा जाएगा सब? जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे। ठीक है, कैटिकोलामिन्स। चलिए साहब ये देख लिया हमने, तो स्टेटमेंट दे देगा कैटिकोलामिन्स जनरली या इजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सीएनएस ना देके ब्लड ब्रेन बैरियर बोल दे, तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी तो इधर ही खोपड़ी में ही है। चलो अब देखो, दूसरे होते हैं नॉन कैटिकोलर। नॉन का मतलब एब्सेंट है, नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कैटिकोल रिंग इधर पे।
इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इनमें 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। इसका मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी थी वो इनमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैटेकोलामीन्स में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है तो इसका फायदा होता है सर कि ये पोलर बन जाते हैं, सीएनएस में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, एक फायदा। लेकिन सर इनका नुकसान है कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। किससे? कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कॉम्ट इनहिबिटर्स, आपने नाम सुना होगा, COMT, कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। और एक नाम सुना होगा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, माओ। तो माओ क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कॉम्ट इसको क्या कर देते हैं? इनएक्टिवेट करने का। तो ये माओ और कॉम्ट दोनों से इनएक्टिवेट हो जाता है। समझ में आई बात? यहां पर हाइड्रोफिलिक तो हो रहा है लेकिन इससे प्रोन भी हो जाता है। सबसे ज्यादा अटैक जो है यहीं पर होता है। तो माओ और कॉम्ट इसको डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। तो समस्या, अगर सर यहां पर डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो अगर आप कैटिकोल ड्रिंक ऐसे नॉन कैटिकोलामीन्स आपने यूज किया, बोलो तो 3-4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो जो इससे फायदे थे नुकसान थे वो इधर नहीं देखने को मिलेंगे। चलो, तो दूसरा यहां पर लिखो नॉन, हेडिंग बना के लिखते रहो, ये सब लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन कैटिकोलामीन्स बोले तो एब्सेंस ऑफ कैटिकोल रिंग, बोले तो ये फिनाइल के साथ OH ग्रुप जो है जनरली, देखो फिनाइल तो रहेगा लेकिन OH ग्रुप जनरली इसमें खास करके एब्सेंस रहता है। तो लिखिए लैक कैटिकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब साहब जो इसके एग्जांपल होंगे ना, ये सब कुछ होगा बेंजीन के साथ लेकिन वो OH गायब होगा। चलो अभी देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखिए लैक कैटिकोल रिंग नहीं, कैटिकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पूरी बात लिखनी है। कैटिकोल रिंग तो होती है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता उस पे। सो लैक कैटिकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखिए कुछ ड्रग्स होती है ना जिनकी हाफ लाइफ कम होती है, तो जब हम नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी हाफ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको लंबे समय तक ब्लड स्ट्रीम में रखते हैं। अब जैसे कोई एनिमी कंट्री है, अगर एनिमी रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही तो हम अंदर तक घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे। तो इधर पे क्या होता है कि हाफ लाइफ आप देखोगे नॉन कैटिकोलामीन्स का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्ट इनहिबिटर्स और माओ इसको तोड़ते नहीं है, इसको इनएक्टिवेट नहीं करते। तो जब इनएक्टिवेट नहीं करोगे तो इसकी हाफ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो कभी पूछा जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉन कैटिकोलामीन्स दे आर हैविंग मोर हाफ लाइफ इन कंपैरिजन टू कैटाकोलामीन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। लिखिए दे आर हैविंग लॉन्गर हाफ लाइफ बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवेटेड बाय कॉम्ट, जबकि ये कॉम्ट और माओ दोनों से इनएक्टिवेट हो जा रहे थे। समझ में आई बात? सो दे आर इनएक्टिवेटेड बाय, अभी पढ़ लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, अभी फुली पेस में पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं फटाफट वरना रिदम टूट जाएगा। अब देखो चूंकि यहां पर कैटिकोलामिन्स कंपैरेटिव पढ़ना है, इधर पे OH ग्रुप है तो ये पोलैरिटी को बढ़ा रहा है, तो CNS पेनिट्रेशन को कम कर रहा है, क्योंकि इधर पे खोपड़े में क्या है, लाइपोफिलिक माहौल। याद रखिए ब्लड ब्रेन बैरियर जनरली लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिव होता है। तो आप देखिए इधर पे क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ पोलर ग्रुप यहां पर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। लिख लीजिए नॉन कैटिकोलामीन्स हैव मोर लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच हेल्प्स इन मोर पेनिट्रेशन टू CNS। ऐसे करके लिखिए। देखिए जो भी कहना है हैंड रेज करने से कोई मतलब नहीं है, आप लिख दीजिए उसमें। ठीक है, मैं सुन रहा हूं, सब सुन रहा हूं। जो भी नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे लिख दीजिए, आई विल बी सीइंग योर कमेंट। समझ में आई बात? दो बातें, यानी कि साहब जो कैटिकोलामीन्स हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पोलर हो रहा है तो सीएनएस में पेनिट्रेशन कम है, जबकि इधर एब्सेंस है सर तो नॉन पोलर ज्यादा होंगे, लिपिडिक ज्यादा होंगे तो सीएनएस पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ये कंपेयर करके पढ़ लिया। दूसरी चीज सर, ये कॉम्ट और माओ से इनएक्टिवेट हो जा रहे थे, और ये क्या हो रहा है, क्योंकि कैटिकोल रिंग नहीं है उधर पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या कर इनएक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो लंबे समय तक पिच पे खेल रहे हैं। तो लंबे समय तक पिच पे खेलेंगे तो ज्यादा रन बनेगा, तो हाफ लाइफ इनकी ज्यादा होगी। चलिए साहब ये देख लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा। राइट, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में एपिनेफ्रिन
नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनॉल, डोपामिन। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, चाहे फार्मासिस्ट की तैयारी, चाहे आप जीपैड की, चाहे डीआई की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, कैटेकोलामिन्स के एग्जांपल। और डोपामिन भी ऑप्शन रहेगा। यू विल बी कंफ्यूज कि सर डोपामिन भी होता है क्या? डोपामिन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये उसी प्रजाति का है, ठीक है। तो यहां से पूछा जाएगा आपसे सवाल, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। रैपिड इनएक्टिवेशन हो जाता है साहब, किसकी वजह से? कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये कहां था सर? साइनेप्स में था। जब मैं आपको ये ट्रांसमिशन पढ़ा रहा था ना, ये वाला ऐसा कुछ डायग्राम मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखोगे ये वाला डायग्राम, अभी समझाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है, ये इफेक्टर ऑर्गन्स होता है, ये बीच वाली जगह साइनेप्स होती है। इधर से इंफॉर्मेशन आती है, यहां पर रिसेप्टर से बाइंड करना होता है, तब जाके एक्शन इनिशिएट होता है। तो कॉम्ट वगैरह सब कहां होते हैं? इधर पे होते हैं। समझ में आई बात? अभी अभी समझते हैं जरा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो कैटिकोलामिन्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं किसके थ्रू? कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कॉम्ट। और दूसरा क्या है? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। कहां पर पाए जाते हैं साहब? लीवर और गट दोनों वो में पाए जाते हैं। कॉम्ट जनरली गट वॉल में पाया जाता है और सिनाप्स पे भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने निकाला आपके लिए, इसको लिख लीजिए। ये जो फैक्ट है ना, यही लिखना होता है आपको, हर चीज नहीं लिखनी, पूरी क्लास में 8 ही 10 पॉइंट होगा जो लिखना है। लिखिए, क्या लिखा हुआ? मोस्टली कैटिकोलामिन्स आर गिवन पैरेंट्रली, क्योंकि गट में पाया जा रहा है ये इधर पे। तो अगर आप इसको ओरली खिलाओगे तो पेट में जाएगा, और पेट में कौन पड़ा हुआ? कॉम्ट और माओ, तोड़ देगा इसको, तो असर आएगा नहीं, इनएक्टिव कर देगा। तो इससे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंजेक्टेबल रूट से देना पड़ेगा, पैरेंटल रूट से देना पड़ेगा। और पैरेंटल रूट में एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है एकदम, डायरेक्टली सीधे वेन्स में जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज इफ यू आर गिविंग इट ओरल रूट, क्योंकि ये गट में प्रेजेंट है कॉम्ट और माओ, तो जब हम ओरल रूट से खिलाएंगे तो ये क्या करेंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे इसको, इसको काम करने नहीं देंगे, बाधा डालेंगे। तो इसलिए चलो सर सुई से लगा दिया हमने पैरेंटल रूट से। इसीलिए मोस्टली मोस्टली कैटिकोलामिन्स आर गिवन पैरेंटली, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा और वहीं आप चक्कर खा के गिर जाओगे। एंड दे आर इनइफेक्टिव आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि गट वॉल में तो इधर कॉम्ट और माओ बैठे हुए हैं, ये इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, काम करने नहीं देंगे, काम करने में बाधा डालेंगे। याद रखिए, जब आप जिंदगी में बढ़ेंगे, लोग रोड़ा डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन जितना रोड़ा डालें आप उतनी तेजी से जिंदगी में बढ़िए। रोड़ा डालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस गति से चल रहे हैं उसकी दोगुनी गति से चलिए। यस, लिख लिया आपने। सो मोस्टली कैटाकोलामिन्स आर गिवन पैरेंटली। क्यों दिया जाता है पैरेंटली? अब अगर मैं पूछूं कि साहब एड्रीनलिन है, चलो बड़ा सवाल, प्यारा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कॉन्सेप्ट तो दे दिया मैंने आपको, अब जरा समझिए। एड्रीनलिन आईवी रूट से दिया जाता है कि ओरल रूट से? एकदम ध्यान से बताइएगा, कोई गूगल बाबा सर्च नहीं करना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए। एड्रीनलिन इज गिवन वाया आईवी रूट और ओरल रूट? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। आधे लोग कंबल के अंदर चले गए लग रहा है। जवाब देंगे जब ही तो पता लगेगा कि सो रहे हैं या जग रहे हैं। आईवी रूट से एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, आज की क्लास में पूछ रहा हूं, दोनों सेम है कि अलग है? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, आर दे बोथ सेम और दे आर समवॉट डिफरेंट? और एड्रेनालिन क्यों किया जा रहा है यूज? क्यों किया जा रहा है आपको पता है? इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है एड्रेनालिन। यस, सेम है। किस कंडीशन में यूज किया जाता है? एड्रेनालिन किस कंडीशन में यूज किया जाता है? क्या करने के लिए, किस पर्पज से? नहीं, इमरजेंसी में तो किरण जी यूज किया जाता है, लेकिन किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? क्या हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, स्लो करने के लिए?
कुछ और प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जितने भी लोग होंगे जो फार्मासिस्ट, तो हम सब ट्रेनिंग करते हैं ना, हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है हमारी, तो कभी ना कभी हमने देखा ही होगा। यस, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, यस, सुब्रमण्यम जी ने बहुत सही बात बोली। यस, कार्डियक एक्टिविटी को पंप करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। शॉक की कंडीशन में भी यूज करते हैं। वहीं नॉन कैटेकोलामीन्स के एग्जांपल्स हैं साहब, फिनाइल एफ्रिन, इफेड्रिन, एम्फिटामिन। एम्फिटामिन, एम्फिटामिन आजकल इसको हमास वाले यूज कर रहे हैं, आईसीस वाले इसको बहुत यूज कर रहे थे। आजकल एक कॉन्सेप्ट बड़ा न्यूज में है, कोड ड्रग्स। कोड ड्रग्स पढ़िएगा इसके बारे में। जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे एम्फेटामिन होगा, इसके डेरिवेटिव्स है, ये यूज कर रहे हैं, अपने आप को लगा रहे हैं ताकि ताकतवर बने रहे, थके नहीं, लड़ाई करे जंग पे। मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग दिस थिंग्स। ठीक है, आईसिस का आपने नाम सुना होगा, आईसिस ने खूब यूज किया था इसका डेरिवेटिव्स। कोड्रग्स एक प्रो ड्रग होता है, एक कोड्रग्स का कॉन्सेप्ट है। कोड्रग के बारे में पढ़िएगा। दो ड्रग्स एक साथ दी जाती है एक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, कोड्रग्स का कॉन्सेप्ट। तो आज आप जाइए, एक और आपको टास्क पकड़ा रहा हूं, गो एंड रीड अबाउट कोड्रग्स, खास करके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट एंड डीआई, क्योंकि न्यूज में है ये कोड्रग्स का सबसे ज्यादा यूज इस समय अभी हो रहा है इजराइल हमास वॉर में। जितने भी हमास के लोग हैं वो सब लोग यूज कर रहे हैं, जनरली दे आर यूजिंग कोड्रग्स। आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल के लोग नहीं यूज कर रहे होंगे, सोल्जर्स नहीं यूज कर रहे होंगे, पता नहीं, वो तो ऊपर वाला ही जाने, ये चेकिंग करने के बाद पता लगेगा कैसा। अब देखो, ध्यान से देखिए, ये क्या है, नॉन कैटेकोलामिन्स। मैंने क्या कहा कि यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंस होगा, इधर देखिए गायब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, बाकी सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, समझ में आई बात। इथाइल एमीन वाली रिंग स्ट्रक्चर भी देखेगा, बेंजीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन गायब क्या है, ओएच ग्रुप गायब है। समझ में आई बात। चलिए, इफेड्रिन, एम्फिटामिन, फिनाइलेफ्रिन, टास्क क्या दिया आपको, कोड रख के बारे में पढ़ना आपको, वहीं पर लिख के रखिए हेडिंग, कोड रख के बारे में 2-4 लाइन लिख लीजिएगा, कुछ पता नहीं कहां क्या पूछ दिया जाए आपसे। तो अब देखो, ऐसा देखा गया है कि ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, इसमें इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है, इसमें अगर बढ़ रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो जनरली बीटा रिसेप्टर के लिए एफिनिटी बढ़ती है। तो मैंने यहां लिख दिया है कि जनरली एफिनिटी फॉर बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस एज ग्रुप ऑन द अमाइन नाइट्रोजन गेट्स लार्जर। ये कहां पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR में पढ़ते हैं। बट थोड़ा सा लिख लीजिए कि बीटा रिसेप्टर के लिए एक्टिविटी बढ़ जाती है जब अमीन नाइट्रोजन पे ग्रुपिंग वगैरह बढ़ती है। चलिए साहब, नेक्स्ट लिखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। बेस हम लोग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेस नहीं क्लियर करेंगे तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। बेस शुड बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडर्जिक एगोनिस्ट। ये काम करते हैं कैसे साहब, यानी वो जो डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स एक्टिंग शुरुआत में बताया था ना, वो किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो पहला क्लासिफिकेशन लिखिए, ये बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा ये वाला, ये बेस्ड ऑन एप्लीकेशन है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, राइट। चलिए, एक मिनट रुकिए जरा, कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। बताइए प्रियंका जी, विशाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आप दोनों लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या जज्बात हैं आपके? ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में लिखिए। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ये है साहब, एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट, एक को बोलते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, ठीक है। चलो, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा न्यूरोट्रांसमिशन कैसे होता है। और आपको याद है उसके पिछले सेशन में पूरा मैंने एक सेशन न्यूरोट्रांसमिशन पे काम किया था, ये सब सारी चीजें कैसे काम करती हैं। तो कुछ हमने देखा था
कि सर टायरोसिन मॉलिक्यूल था, टायरोसिन से डोपा बन रहा था, डोपा से डोपामीन बन रहा था, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा था और वेसाइकल्स में आके स्टोर हो रहा था। वेसाइकल्स बोले तो झिल्ली, और वो टायरोसिन कहां से आ रहा था? फिनाइलएलेनिन से आ रहा था। सो एक्चुअल प्रिकर्सर वाज फिनाइलएलेनिन। तो टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, डोपामिन से फिनाइल सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन से फिर एपिनेफ्रिन बन रहा था फाइनली। ये तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन था ये वेसाइकल्स में स्टोर हो रहा था, और जैसे ये कैल्शियम यहां पर आप देखोगे एंट्री होती कैल्शियम आयन की, तो ये क्या करता है? इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने लगता है, और फ्यूज करके क्या करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर जो नॉरएपिनेफ्रिन था इसको रिलीज कर देता है कहां? साइनेप्स में। तो कुछ रीअपटेक हो जाएगा, कुछ इनएक्टिवेट हो जाएगा, कुछ जो बचा होगा क्या करेगा? रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ध्यान दीजिए, जो नए उनके लिए फिर से एक बार बता देता हूं। न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब न्यूरॉन्स के बीच आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, लिंक कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। एक को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, ये देखो जो बीच में जो गैप होता है ना, इसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स से पहले तो इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का सबसे लास्ट पार्ट है, इसीलिए बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स। समझ में बात? बीच वाले को बोलते हैं साइनेप्स, साइनेप्स बोले तो गैप। ठीक, नीचे अब यहां से सूचना आ रही है, जैसे मान लो खोपड़ी में कोई सूचना है, वो रीढ़ की हड्डी होते हुए पैर तक गई, या पैर में मान लो मैंने उंगलियों में जैसे कट लग गया कहीं पर, तो उंगलियों से कैसे इंफॉर्मेशन गई? रीढ़ की हड्डी से होते होते मेरे खोपड़ी में गई। अफरेंट सिस्टम, इफरेंट सिस्टम आपको बताया था मैंने, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली सूचना का आदान प्रदान कहां जाके बाइंड कहां होगा? कोई चीज कैसे, रिसेप्टर कैसे काम करेगा? जब ये नॉरएपिनेफ्रिन जहां पर असर करना है, जहां पर काम करना है, उसको बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। क्योंकि ये साइनेप्स के बाद है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर पोस्ट साइनेप्टिक कौन सा बोला जा रहा है? इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन में क्या होता है? सॉकेट लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है, और रिसेप्टर पे आके फिटिंग होती है। यहां पर भी रिसेप्टर होता है, यहां पर भी। ठीक है, तो साइनेप्स से पहले भी रिसेप्टर होता है, साइनेप्स के बाद भी रिसेप्टर होता है, लेकिन जो एक्शन दिखता है, जो एक्टिविटी दिखती है, वो साइनेप्स के बाद, यानी पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गन में। तो इधर पे रिसेप्टर बाइंड एक्शन कब आएगा? जब कोई, देखो लिगेंड, ध्यान से लिगेंड से कंफ्यूज मत हो, लिगेंड कोई ड्रग भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिगेंड। तो लिगेंड जब, अब ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा है? लिगेंड है, बाइंड कर रहा है किससे? रिसेप्टर से। ये वही रिसेप्टर है जिनको अल्फा और बीटा रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये अल्फा बीटा रिसेप्टर कहां होते हैं? इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, हार्ट भी हो सकता है, एडिपोज टिश्यू भी हो सकता है। जैसे बीटा 3 कहां होता है? एडिपोज टिश्यू में। बीटा 1 कहां आपको देखने को? कार्डियक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पोस्ट इफेक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इफेक्टर ऑर्गन्स, वहीं पर अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होता है। जब ये बाइंड करेंगे तभी जाके एक्शन शो होगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा प्रोसेस क्या है? न्यूरोट्रांसमिशन, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल से लेके इफेक्टर ऑर्गन जहां काम कर रहा है वहां तक सूचना पहुंच कैसे रही है। तो प्री साइनेप्टिक केस है, पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, ये ऑर्गन आपका दिख रहा है इफेक्टर ऑर्गन, जहां पर रिसेप्टर है अल्फा बीटा रिसेप्टर, इसी रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन हो रहा है। तो जब आप देखो कि यहां से न्यूरोट्रांसमीटर को क्या होना होता है? रिलीज होना होता है। तो आप जो देखोगे, जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होती है, अगर ये रिलीज नहीं होगा, ये बाइंड नहीं होगा, तो जो अल्फा बीटा का एक्शन आ रहा था वो नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करती हैं कि इस रिलीज को इनहांस कर देती हैं। सोचो, ऐसे देखो ध्यान से, ये नदी जा रही है, इधर नाव भी आपकी जा रही है, कोई नाव को और तेजी से धक्का मार दे, फिर तो आप बिल्कुल गोली की रफ्तार से नाव जाएगी आपकी, कोई फर्क नहीं। तो यही कुछ हो रहा है कि अगर सूचना का आदान प्रदान पूरी प्रॉपर तरीके से होनी है, तो इधर से नॉरएपिनेफ्रिन का इधर पे बाइंड होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो कि कुछ ड्रग क्या कर दे, इसकी एक्टिविटी को प्रमोट कर दे, हेल्प कर दे, यानी आप तरक्की कर रहे हो, आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प कर दे, आप और तरक्की कर जाओ, और कुछ लोग क्या करेंगे? टांग खींचेंगे, खुरापात सूझेगा उन्हें, क्योंकि उनसे जिंदगी में कुछ नहीं होना है, उनको कुछ करना नहीं है, तो वो आपका टांग ही खींचेंगे। उनका सारा दिमाग रहेगा कि आपको नीचे कैसे गिराया जाए। लेकिन इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात क्या है कि ये जितना काम होता है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। देखो इनडायरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इनडायरेक्टली न्यूरोट्रांसमिशन में ये हेल्प कर रहा है। डायरेक्टली एक्टिंग किसको बोला? जो डायरेक्ट अल्फा बीटा रिसेप्टर पे काम कर रहा है। तो जितनी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होंगी
वो सीधे ये सब ना करके सीधे अल्फा बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, इसीलिए उनका नाम क्या होगा, डायरेक्टली एक्टिंग। लेकिन अल्टीमेटली ये भी कहां बाइंड कर रहा है, अल्फा बीटा पे, तो ये ड्रग डायरेक्टली यहां ना बाइंड करके इस प्रोसेस को बढ़ा रही हैं, तो अल्टीमेटली मदद न्यूरोट्रांसमिशन में कर रही हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो जब वेसाइकल से जो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके रिलीज को प्रमोट कर देना ताकि न्यूरोट्रांसमिशन प्रॉपर हो, ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। लेकिन अगर ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर पे इफेक्टर ऑर्गन में जाके बाइंड कर दे, उनको बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। और ऐसे ड्रग्स जिनका कोई फिक्स है ही नहीं, ये इनका मन चला तो यहां भी काम कर दे, इनका मन चला तो यहां भी काम कर दे, उनको बोलते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। समझ में आई बात? तो आज तक हम लोग रट्टा मारते थे, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, इनडायरेक्टली एक्टिंग मिक्स्ड ड्रग, कोई बताने वाला नहीं कि भाई साहब डायरेक्टली क्यों, इनडायरेक्टली क्यों। समझ गए? चलिए, समझ में आई बात? तो इस तरीके से समझना है। तो डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। चलो साहब थोड़ा सा और देखते हैं जरा इनके एग्जांपल्स। अब यहां से सवाल पूछे जाते हैं, अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी ये क्लासिफिकेशन देख लेंगे, फिर इनमें से जो प्रोटोटाइप, देखो हर क्लास का ना कोई नेता होता है, एक मुखिया होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। तो आपको हमेशा प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग के बारे में अच्छे, सर इतनी सारे ड्रग है सबके बारे में क्या पढ़ेंगे, नहीं सबके बारे में नहीं, मेन ड्रग को पढ़िए, क्योंकि वो एक क्लास में इसीलिए रखी गई, सबकी आदतें, हरकतें, फीचर्स एक ही जैसे हैं, इसीलिए एक क्लास में रखा गया है। लेकिन कुछ खास बातें होती है हर ड्रग में, वो कुछ खास बातें आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, तो लिख लीजिए डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट, इनडायरेक्टली एगोनिस्ट और मिक्स्ड एक्शन एगोनिस्ट। एग्जांपल्स लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे। डायरेक्टली एक्टिंग क्या करेंगी, अल्फा बीटा रिसेप्टर पर डायरेक्ट काम करेंगी। एग्जांपल्स एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन। और इसके पहले मैंने क्या लिखा था, मोस्टली, ये देखिए, ये देखिए मोस्टली कैटेकोलामिन्स आर डायरेक्टली एक्टिंग, और कैटेकोलामिन्स का एग्जांपल देखिए यही सब है। और आप देखिए डायरेक्टली एक्टिंग में भी, ये देखिए ये ड्रग्स दिख रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलिए, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनॉल और फिनाइलेफ्रिनेफ्रिन। ठीक है, चलिए। इनडायरेक्टली एक्टिंग यानी कि ये क्या कर रहे हैं, रिलीज को प्रमोट कर रहे हैं वेसाइकल से, कि जितना जल्दी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा उतना जल्दी एक्शन का आदान प्रदान होगा। तो एम्फेटामिन, कोकेन, टायरामिन, ये सब। और मिक्स्ड एक्शन में साहब इफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, मेटारामिनॉल, ये सब हम लोग किसमें यूज करते हैं, मिक्स्ड एक्शन में। चलिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी लिख लीजिए जरा। लिख लिया आपने? मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। दूसरे तरीके से जो केडी त्रिपाठी में, ये क्लासिफिकेशन कहां दिया गया, लिपिन कोर्ट में दिया गया है। मैं आपको पूरे दुनिया की सबसे बेस्ट किताबें पढ़ा रहा हूं, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें वो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम नहीं हो तो वो मैं आपके बिहाफ पे करके दे रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। राइट, 2 मिनट साइड हुआ, फटाफट लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। एम्फेटामिन, कोकेन, टायरामिन, एफेड्रिन, ये सब। तो यहां पर आप एरो बना के लिख सकते हो, जनरली दे आर कैटिकोलामीन्स, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, जनरली दे आर कैटिकोलामीन्स। गॉट द पॉइंट? कभी भी क्लास लेट हो, अगर आप इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, छोड़ के आप जा सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्लासेज एप्लीकेशन पर जैसे क्लास होती 10 15 20 मिनट बाद ये अपलोड हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग और ये सब। चलिए, दूसरा क्लासिफिकेशन से लिखिए। दूसरा क्लासिफिकेशन में ये केडी त्रिपाठी में दिया हुआ है। भावना जी, किस डीआई एग्जाम की आप बात कर रहे हैं? You are talking about which DI exam? Gujarat DI exam you are talking about or other exam, UPSC DI exam? चलिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रेशर एजेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, कार्डियक स्टिमुलेंट्स, नेजल डिकंजेस्टेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, एनोरेक्टिक्स, यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, इतनी सारी कैटेगरी है, सबका पर्पज अलग अलग है। ठीक है, अभी इनका एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो जैसे हर बच्चा सर्च करता है, वैसे मैंने भी सर्च किया गूगल पे।
चलिए लिख लीजिए जरा इतनी, अब इनके एग्जाम्पल थोड़ा सा हम बताएंगे। लिख लिया आपने? देखिए सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। कभी अगर कुछ प्रॉब्लम लगे आप पर्सनल ट्यूटर से बात करिए, उसके पर्सनल चैट पे बात कर लीजिए और ट्यूटर को कॉल करके बात करिए, सर ये दिक्कत है, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंप्रूव देयर सर्विसेज। वैसे हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, कंटेंट भी बेस्ट दे रहे हैं, पढ़ा भी आपको बेस्ट रहे हैं, गाइडेंस भी बेस्ट दे रहे हैं। यस, गुजरात डीआई की 17th ऑफ दिसंबर इज द एक्सपेक्टेड डेट, टेंटेटिव डेट, बट अभी ऑफिशियली कुछ भी बताया नहीं गया है। सो यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, पूरा नवंबर पढ़ा हुआ, खींच के पढ़िए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली। चलिए लिख लिया आप सभी ने इन सबको। ब्रोंकोडायलेटर सभी को पता है कहां पर यूज किए जाते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स में, कार्डियक स्टिमुलेंट्स जहां पर प्रॉब्लम हो, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, और ट्रिविन का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारा नाम सुन रहे होगे, ठीक है, प्रचार भी लगे हाथ मैंने कर दिया। सीएनएस स्टिमुलेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट, एनोरेक्टिक्स। चलो साहब, जैसे बच्चे सर्च करते हैं वैसे हम लोग सर्च करते हैं, ओके। चलिए ये देखिए मैंने सर्च किया आपकी तरह, मुझे एक लिटरेचर पता लगा कि अच्छा प्रेशर ड्रग्स क्या होता है, हालांकि मुझे पता था लेकिन आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप भी सर्च कर सकते हैं छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज। अ प्रेशर ड्रग इज एजेंट विच एलिवेट्स बीपी अबव इट्स एग्जिस्टिंग लेवल। एग्जिस्टिंग जो लेवल बीपी का है उससे वो बढ़ाता ही है। बीपी बढ़ाने वाली ड्रग्स को प्रेशर ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड सिंपैथोमाइमेटिक एमीन्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाइल इथाइलेमिन। अच्छी किताब पढ़ेंगे तो ज्ञान अच्छा ही मिलेगा, चवन्नी छाप किताब पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये सब सारी चीजें समझ में आई बात? देखिए एट्रियल ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता तब, ठीक। चलिए साहब, ऐसी दवाएं जो बीपी को एलिवेट करते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए आप, बिल्कुल देरी किए हुए नहीं। देखिए इंक्रीजेस बीपी लेवल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, बाद में आपको याद नहीं आएगा। दूसरा टर्म एक सर दिख रहा है, ये एनोरेक्टिक्स किसे कहते हैं सर, ये जरा सर्च कर लीजिए, जैसे सब लोग सर्च करते हैं मैंने भी सर्च किया, हालांकि मुझे पता था लेकिन फिर भी। ड्रग विच रिड्यूसेस एपेटाइट रिजल्टिंग इन लोअर फूड कंजम्पशन लीडिंग टू वेट लॉस। तो एनोरेटिक्स कहां यूज किया जाता है? वेट लॉस में। एक लोग होते हैं ना खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, भाई मोटापा कैसे, इनपुट ज्यादा है आउटपुट है नहीं, आप एक्सरसाइज जा रहे हो तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, बोले लेटे हुए कंबल में डले डले आप मोबाइल फोन देख कैसे पढ़ रहे हो। पूरा नहीं मानने की जरूरत है, सभी को पता है घुस के पढ़ रहा है, ठंड का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो एनोरेक्टिक्स वो ड्रग होती है जो आपके भूख को मिटा देती, फीलिंग आएगी कि नहीं पेट भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो आप खाओगे नहीं, क्योंकि ना ठूसे जा रहे हैं ठूसे जा रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति नहीं आएगी, तो वेट लॉस होगा। जब आपको पहले से भरा भरा मालूम हो रहा है कि हलक तक भरा हुआ है तो खाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए, जबकि एपेटाइट स्टिमुलेंट को बोलते हैं ऑरेक्सीजेनिक। देखिए एक नया टर्म पता लगा, ऑरेक्सीजेनिक, भूख बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑरेक्सीजेनिक। चलिए साहब ये देखिए एनोरेक्टिक्स भी यूज होते हैं, समझ में आई बात? चलिए प्रेशर एजेंट के एग्जांपल लिखिए जो बीपी बढ़ाने का काम करते हैं, फटाफट लिखिए जरा। नॉर एपिनेफ्रिन, फटाफट लिखिए, इसको लिख के फिर खत्म कर देते हैं। यस, डिफ्लाजाकोड, यस, बहुत बहुत अच्छी ड्रग है, यूज हो रही है आजकल। चलिए नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जब एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन बोल सकते हैं तो क्या नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन नहीं बोल सकते? आधे लोग को पता ही नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, इफेड्रिन, इफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइल एफ्रिन, इफेड्रिन, फिनाइल एफ्रिन, यस, इफेड्रिन, फिनाइल एफ्रिन, ये देखो डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, दोनों है इसमें। चलिए ये वाला हो गया साहब,
ठीक है। दूसरा लिखिए ब्रोंकोडायलेटर्स। क्यों? क्योंकि अस्थमा में क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स है इधर पे वो ट्यूब पतली हो गई है, तुरंत राहत देना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको डायलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स। लिखिए एग्जांपल, एग्जांपल लिखिए आइसोप्रिनालिन, सॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन आप सही लिखिएगा ब्रोंकोडायलेशन में सॉल्ब्यूटामॉल। मीटरडोज जेनरल भी आ रहा है, एम्ब्रोक्सोल आता है सिरप, आपने देखा होगा हरा हरा कलर वाला सिरप। इसको बोलते हैं एल्ब्यूटेरॉल, ALBUTEROL, एल्ब्यूटेरॉल। तो कभी सॉल्ब्यूटामॉल के अलावा एल्ब्यूटेरॉल भी आ जाए, इसका मतलब भी यही होगा। ठीक, चलिए साहब, और क्या है, टर्ब्यूटोलिन, सालमेट्रॉल, टर्ब्यूटोलिन, सालमेट्रॉल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं, बाकी एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको भी लिखना चाहिए। ठीक है, टर्ब्यूटोलिन। चलो साहब, नेक्स्ट लिखिए कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कार्डियक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उनका एग्जांपल लिखिए जरा। एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन, डोब्यूटामिन, एड्रेनालिन लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा कम धीरे बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा हेडेक सा हो रहा है ज्यादा तेज बोलने पे। एड्रेनालिन, डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन। आप समझ में आया एड्रेनालिन कहां यूज किया जा रहा है, जब कार्डियक एक्टिविटी सप्रेस होती है उसको बढ़ाने के लिए। नेजल डीकंजेस्टेंट, कंजेशन हो जाना मतलब नाक में ऐसे सिड़के पड़े हैं बिल्कुल खींच खींच के, तो कंजेशन को खोलना है, डीकंजेशन उसको हटाना है। और ट्रिब्यून का बड़ा प्रचार आ रहा होगा, आप देख रहे होगे, नेजल डीकंजेस्टेंट। लिखिए जरा इसका एग्जांपल, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नैफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, सॉरी नेफाजोलिन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन, यहां से फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन इज द बैकबोन पूछा जाता है आपसे सवाल। ठीक है, ये सब। चलिए साहब, नेक्स्ट लिखिए सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस को कौन सा स्टिमुलेट कर रहा है सर, उसका बेस्ट एग्जांपल अभी आपको दिखाया मैंने, एम्फेटामिन। तो एम्फेटामिन क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर काम कर रहा है, राइट। यस, एम्फेटामिन। डेक्साम्फेटामिन भी यूज करते हैं इसी के, एम्फेटामिन जनरली यूज करते हैं। एनोरेक्टिक्स में लिखिए एम्फेटामिन और साइब्यूट्रामिन, एम्फेटामिन और साइब्यूट्रामिन, एम्फेटामिन और साइब्यूट्रामिन। एम्फेटामिन एंड साइब्यूट्रामिन एनोरेक्टिक्स के तौर पर। लास्ट लिखिए यूट्राइन रिलैक्सेंट में रिटोड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटोलिन, इधर पे सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटोलिन एंड रिटोड्रिन। ठीक है, सॉल्ब्यूटामॉल देखो वहां भी यूज हो रहा है, रिलैक्स करने के लिए भी वहां भी यूज हो रहा है। ठीक है, और जनरली कहां रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं ये। ठीक है, एनोरेक्टिक्स में भी और सीएनएस स्टिमुलेंट दोनों में आपको एम्फेटामिन देखने को मिलेगा। तो ये एक और क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो एक एक करके ड्रग्स, जैसे सॉल्ब्यूटामॉल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, फिनाइल एफ्रिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे।
तो 5-6 मॉलिक्यूल उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सबके बारे में एक दो पीस जो इन्फॉर्मेशन होगी बात कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप इसको जरा है पूछ लीजिए। तो आज की क्लास में ये रखते हैं, मेरे ख्याल से काफी है, ठीक है। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। पिछले सेशन से पूछना हो, इस सेशन से पूछना हो, कहीं से कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। इट इज ओपन फॉर यू। वैसे मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको पढ़ाया, डाउट शुड नॉट बी देयर, बट एनी हाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी सिंगल डाउट, यू कैन आस्क। चलिए बताइए, हैंड रेज कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन पूछे फटाफट, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल का इन्वर्टर अड्डा का अच्छे से यूज करिए, ठीक है। अच्छे से इसको यूज करिए, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज करिए, ठीक है। इधर पे जाके वीडियोस वगैरह में जाके मैं वन शॉट वीडियोस भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी मैं एक चीज और आपके साथ अनाउंस करने वाला हूं, वेरी सून, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड पूरी सीरीज में हर संडे को लाने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं। और वो फॉर्मेलिटी नहीं होगी, वो इस तरीके से क्वेश्चंस मेरे होंगे, सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड आई कैन अश्योर यू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं किसी बुक से कॉपी पेस्ट करके मैं डेली बेसिस पर नहीं लाने वाला हूं। कम लाऊंगा, बेहतर लाऊंगा, क्वेश्चंस फंसेंगे उससे, काफी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोस भी मैं लेके आया हूं। देखिए, ईएसआईसी का डाउट भी मैंने क्लियर किया था, ये सब सारी चीजें हैं। कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी मैंने लिया था, ठीक है। क्रैश कोर्स हमारा जो है ईएसआईसी का संकल्प बैच, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। मंजिल बैच है जो है ईएसआईसी वगैरह के लिए। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पूरा मैंने आपको 2.25 घंटे में पूरा इतिहास पढ़ा दिया हुआ है, और आप पढ़िए, जबरदस्त जबरदस्त है, आप इसको यूज करिए, ये सारी चीजें, ठीक है। इधर देखिए, 15-16 हजार बच्चों ने इनको देखा हुआ है, ये इस वीडियोस को देखा हुआ है, इसमें पूरा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, बहुत कुछ इस यूट्यूब पर आप अच्छे से यूज करिए, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिए, उस पर फ्री मटेरियल भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप को अपने दोस्तों को बताइए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत बेहतर चीजें दे सकता है, फार्मा पाथफाइंडर्स। ये कैप्सूल वाला आइकन है। कुछ भी कोर्स खरीदना हो, कुछ भी जाना है, वो सारी चीज आप यहां से खरीद सकते हैं स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद। लेकिन साइन इन करते वक्त पेरेंट नहीं लॉग इन करना है, जो पेरेंट है वो पेरेंट्स के लिए है। आपको कोर्स देखिएगा, आप जिस भी चीज का, गुजरात, डीआई, उत्तराखंड, कुछ भी आपको चाहिए, एवरीथिंग यू कैन परचेज ओवर हियर, ठीक है। चलिए, देखिए, कई लोग मुझसे गुजरात डीआई के लेके पेपर लैंग्वेज को लेके बता रहे हैं। मैं बता दूं कि जो पिछला गुजरात डीआई का पेपर आया था, वो पेपर आया था गुजराती में जीएस वाला, और वो इंग्लिश में आया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट में उसमें हिंदी और गुजराती और बोथ। दूसरी बात, कई बच्चों ने मेरे बात हुई, वो गड़बड़ कर दिया है उन्होंने फॉर्म भरते वक्त। जब आपसे ओटीआर फॉर्म भरा जा रहा था, वहां पर भाषा चूज करने का आया था कि आप क्या पढ़ना, लिखना, बोलना जानते हैं। उधर पे अगर गड़बड़ चूज करोगे तो उल्टा पुल्टा भाषा आएगा, ठीक है। जो चूज करोगे उसी भाषा में पेपर आएगा। फार्मा तो इंग्लिश में आने वाला है, समझ में आई बात। भाषा को लेकर कंफ्यूज मत हो। और भाषा तो एक समझने वाली बात होती है ना, कम्युनिकेट करने वाली बात होती है। कॉन्सेप्ट तो किसी में भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा। संविधान तो बदल नहीं जाएगा, इतिहास तो बदल नहीं जाएगा। जब गुजराती में पढ़ रहे हैं तो अलग, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, अलग इतिहास आ जाएगा भारत का। नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट द लैंग्वेज। वो आपके ऊपर कि आपने ओटीआर में क्या चूज किया। अगर उधर पे गड़बड़ किया तब गड़बड़ होगा। यस, मैं यही कह रहा हूं कि वेरी सुन गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज। मैं देख रहा था मार्केट में है, बहुत सारे लोग एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपना कोर्स बेचे पड़े हैं। उनका मकसद मेन कोर्स बेचना है, ना कि आपका भला करना है। अभी आपकी तैयारी हुई नहीं, आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे एमसीक्यूज, आप उसी में उलझे रहोगे। मेन मकसद है उनका कि आप किताब खरीदिए, ठीक है। मैं खुल के बता रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि अभी तो आपने फॉर्म भरा, अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो कोई मतलब अभी यूज नहीं है एमसीक्यूज का। बहुत लास्ट में भी यूज होगा। अभी जो टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं, जिस तरीके से चीजें होती जा रही है, उस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा वो,
खाली एमसीक्यूज ढेर सारी जो है लगाना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप पढ़ने पे फोकस रखिए, ठीक है, पढ़ने पे फोकस रखिए, पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए। खाली प्रैक्टिस करेंगे, गलत है। आप मुझसे लिखवा लीजिए, आप कभी नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। अगला बंदा किताब बेच के, सब बेच के निकल जाएगा, करोड़ों रुपए कमा के निकल जाएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। समझिए आप इस चीज को, ठीक है। समय को जाया मत करिए, पढ़ना जरूरी है। खाली एमसीक्यूज में आप उलझे रहोगे 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज जहां गलत होता है मैं आवाज जरूर उठाता हूं वहां पर, ठीक है। लगाइए, एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें, आप देखना। कुछ वीडियोस मैंने एमसीक्यूज की डाली हुई हैं, कैसे लगाते हैं, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज, हाउ टू एड्रेस एमसीक्यूज करके एक वीडियो डाली हुई है, आप देखना इधर पे, मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग यूज नहीं करते उसको अच्छे से। इधर ही कहीं मैंने डाली हुई थी कि कैसे मास्टर करना है एमसीक्यूज को, ठीक है, उसको देखिएगा आज आप, ठीक है। आप लगाने का तरीका अपना चेंज करिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा। इधर कहीं डाला था मैंने वो वीडियो, आप थोड़ा सर्च करिएगा, ठीक है। वो कहीं आगे पीछे वीडियो आपको दिख रही होगी, फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन दिख रही थी वो कहीं यहीं पर, ठीक है। चलिए आप सर्च करिएगा। हाँ, ये देखिए राइट अप्रोच क्या है एमसीक्यू लगाने की। आपके कोलोजी पढ़ने के तरीकों को मैंने चेंज किया है, आप देखना। आप जो घिसी पिटी तरीके से कोलोजी पढ़ रहे थे ना, अभी उधर पे मैंने चेंज किया है, कोलोजी कैसे पढ़ना है। ये देखना राइट अप्रोच, इसको देखो आप, इन वीडियोस को जब देखोगे तो आपको आपको इनसाइट एक मिलेगा। मेरे तजुर्बों को आप बेस्ट यूज करिए, राइट। चलिए, तो वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज, एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, और उसमें पहले हम अपडेट आपको करेंगे कि हम इस चीज पे करने वाले, ताकि आप उसको पढ़ के आइए, प्रिपेयर्ड होके आइए। तो ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक्स पहले से अवेयर होंगे, तो आप अपने लेवल पे पढ़े होंगे, तैयार होके आइए और देखिए कि कितना लग रहा है। और मैं उसको इस तरीके से डिजाइन करूंगा, सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन होंगे मेरे, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एंड आई कैन अश्योर यू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वो देखने को मिलेगा। इस तरीके से मैं डिजाइन करने वाला हूं, क्योंकि मैं कहीं से किसी कोचिंग का, किसी बुक से छापने वाला नहीं हूं, उसको मैं बनाने वाला हूं, सेल्फ क्रिएटेड है। और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर उसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो बना लें, वो खाली छाप ही सकते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, यस, प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि क्या वो सब सारी चीजें कंटेंट ठीक है, सारी चीजें जो भी डला, यस, जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपका सिलेक्शन दिलाने में सक्षम है, कैपेबल है। नियम और शर्तें लागू, नियम शर्त क्या है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी। मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं किस चीज का, कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आपको बार बार दिल्ली कानपुर वाला एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली रास्ता पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी में तेल भरा भरा के थक जाएंगे, कभी आप नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने कानपुर वाला, लखनऊ वाला रास्ता पकड़ लिया अलग से, तो नहीं आप पहुंचेंगे कभी भी। मेहनत सही डायरेक्शन में करना है, प्रिसाइज करना है, मेरे एक्सपीरियंस को यूज करना है, आपको फुल यूज करना है, भरोसा रखना है मेंटर पे। भरोसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आपका मेंटर सक्षम है, जब इस मेंटर के बारे में आप तहकीकात करेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया, उस पैटर्न से पढ़िए। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना पड़ेगा। सर थोड़ा शॉर्टकट बता दीजिए, सर थोड़ा ये बता दीजिए कैसे करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी शॉर्टकट, पढ़ना पड़ेगा आपको। कम से कम 3 से 5 घंटा डेली दीजिए, घिस के पढ़िए एकदम बिल्कुल। जो लोग वर्किंग है, टाइम पे थोड़ा मैनेजमेंट पे काम करिए। चलिए, हाँ, अपडेटेड कंटेंट लिस्ट प्रोवाइड किया है, आप देखिए। अब ये क्लास लाइव में दिख रही है, थोड़े दिनों बाद मैं उसको कंटेंट में अपलोड कर दूंगा, अपडेटेड ही है। यस, आप डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश जी मैं साथ साथ बोलूं, मैं कभी ऐसा मेंटर नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका नॉलेज मेरे बराबर हो, मेरे से कम हो। आप मेरे से पढ़ोगे तो मेरे बराबर है, मेरे से कम ही होगा ना। कॉमन सेंस है ये, देखिए ये ट्यूटर, ये सब बातें ट्यूटर कोई नहीं करता, मैं करता हूं, क्योंकि आपके बारे में भला सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज मेरे से ऊपर हो, मेरे बराबर, मेरे से कम ना हो, आपका ऊपर हो नॉलेज, ठीक है। तो उस नजरिए से आपको
सेल्फ स्टडी भी बीच में करना चाहिए। क्लासेस 3-4 घंटे, 5 घंटे जितने भी आप कर लो, उसके अलावा जो बची हुई टाइम वो आपको यूज़ करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी में थोड़ा-सा करना पड़ेगा। समझ गए बात? तो जो हमारे कोर्सेज़ हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, दे आर कैपेबल टू गिव यू द सिलेक्शन। बट येस, आपको अपना नॉलेज थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहिए। इस बात में मैं बिल्कुल स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। खास करके व्हेन यू आर टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स। बहुत सारे लोग हैं जो एसआईसी फार्मासिस्ट का भी एग्जाम दे रहे हैं, बी फार्मा कैंडिडेट है वो गुजरात जीआई का भी दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीपैट का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलिए। भावना जी पूछ रहे हैं सर वेटेज बता दो। देखिए, जीपैट एक ऐसा एग्जाम है फार्मा में जिसमें फिक्स है कि 38 क्वेश्चन शूटिंग से आना है, 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आना है। हमारे टाइम पे पहले फिक्स नहीं था ये सब। गेट वेट में फिक्स नहीं था। अभी क्या है कि फिक्स कर दिया पैटर्न। उसका नतीजा क्या हुआ है कि 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे पास हो जा रहे हैं और अगर 500 के बजाय 600 रैंक आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये है सरकारी नौकरी। यहां पर एक-एक नंबर की मार है। अगर 1 नंबर हुआ तो लिस्ट से बाहर, 1 नंबर लिस्ट से अंदर और बॉर्डर वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है। तो ये कहना कि सर वेटेज क्या होता है, ये थोड़ा-सा गलत होगा। हाँ, लेकिन जब आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस करोगे, तो आपको पिछले 5 साल का पेपर एनालिसिस करने के बाद उसी के बिहाफ पर आपको तैयारी करना चाहिए। उन सब्जेक्ट पे समय उतना देना चाहिए बस। पढ़ना सब कुछ है। सरकारी नौकरी के एग्जाम में, गवर्नमेंट नौकरी के एग्जाम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना। मैक्सिमम 100% सिलेबस कोई नहीं कवर कर पाता है। सब कराने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लास्ट दिन छूट ही जाता है। कभी ये फीलिंग आएगी ही नहीं। आप 10 साल तैयारी कर लो, नहीं फीलिंग आने वाली है। कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे छूटेगा। तो सरकारी नौकरी में मैक्सिमम सिलेबस पढ़ के जाना है। जीपैट की स्ट्रेटजी अलग है सिलेक्शन होने की। वहां तो 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तो भी जीपैट में टॉप करके चले आओगे। बट हियर स्ट्रेटजी इज डिफरेंट। बट यस, ट्रेंड एनालिसिस करिए, उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन जो पता लगते हैं, उसी के सब्जेक्ट वाइज आप प्रायोरिटी दीजिए, उनको समय दीजिए। अभी जैसे आप देख रहे होंगे फार्मासिस्ट में, अभी एम्स ऋषिकेश वाला था, उसमें एससीपी का रोल बहुत बढ़ा दिया है, डीएसबीएम का रोल बहुत बढ़ा दिया है। हम लोग पहले हल्के में ले रहे थे, 35-35 क्वेश्चन आ रहा है। गुजरात डीआई में आप देखोगे हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, करंट अफेयर का रोल है, ज्योग्राफी का रोल है, उधर पे सारी चीजें। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फार्मासिस्ट की जब हम तैयारी करते हैं, फार्माकोलॉजी, सूटिक्स, एससीपी, डीएसबीएम, इन सबका बड़ा रोल है। जब डीआई की तैयारी करते हैं, सूटिक्स, कोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब कैसे पता लगता है? पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखने से। गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उसको ट्रेंड देखते रहिए। हर 2 दिन 3 दिन में पढ़ते रहिए क्वेश्चन पेपर को। अच्छा ये दिया है तो क्यों दिया होगा? अच्छा ये करंट अफेयर आया है तो उस समय क्या घटना हुई थी दिया था? तो उससे अंदाजा लगे अच्छा आगे पूछा जा सकता है। प्रोबेबल टॉपिक्स पता लगते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कैसे स्टडी करें? 2010 के पेपर से 2016 के पेपर में बचे। बिल्कुल, क्वेश्चंस जनरली रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट्स। देखिए, ये लाइव कोर्स है, समझने की कोशिश करिए। इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड कोर्स, इट्स अ लाइव कोर्स। अभी बहुत कुछ आना है, आते रहेंगी चीजें, आती रहेंगी चीजें। और एक समय के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, सिलेबस आपका टाइम से पहले। वैलिडिटी मैंने आपको 6 मंथ की जनरली दे दी है। कुछ कोर्सेज में 1-1 साल के दिए, जिनकी रिक्वायरमेंट है। जिनका एग्जाम 2 महीने बाद, उनको भी मैंने 6 महीने दिए, जानबूझ के दिया। देखिए, आपके लिए हम लोग काम करते हैं। अभी रेलवे संकल्प बैच का आप देख लीजिए, 6 महीने की वैलिडिटी दी है। और जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उस दिन से 6 महीने की वैलिडिटी, जो भी कोर्सेज है उनकी वैलिडिटी काउंट होती है। और पिछला कंटेंट सब मिल जाता है। तो आपके लिए ही काम किया जाता है, ठीक है? ताकि आप उसको अदर एग्जाम्स के लिए भी यूज कर पाए। ठीक है? चलिए। यस, गुजरात डीआई में पिछला काफी पहले हुआ था। देखिए, क्योंकि ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना, चाहे फार्मासिस्ट की, ये रिक्वायरमेंट बेस्ड पोस्ट होती है। जब वहां पर खाली होगी वैकेंसी तभी आएगी। आप देखेंगे एसआईसी का, लेकिन यूपी रीजन में गायब है और अदर रीजन में गायब है। तो जिस रीजन में खाली रहेगी वैकेंसी, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीजें आती हैं वैकेंसी। ठीक है? बढ़ेगा शमीना जी, ये ट्रेंड बढ़ेगा। ठीक है? ये चेंज होगा। डीएसबीएम के क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ने वाला है।
और मैं आपको बता दूं, जो 2021 में सिलेबस पीसीआई ने अपडेट किया ना डिप्लोमा, उसमें से डीएसबी में उड़ा रखा है, ठीक है। उसको गायब कर रखा उन्होंने। इतना बड़ा सब्जेक्ट, आप फार्मासिस्ट के तौर पर जा रहे हैं, आप ड्रग स्टोर को मेंटेन करेंगे एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आपको इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेंट्री टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में पता होना चाहिए। इतना बड़ा पोर्शन कैसे स्किप कर सकते हैं? मुझे नहीं पता किसने सिलेबस डिजाइन किया है नया वाला, बट देयर इज अ समवॉट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आर देयर। चलिए ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, ट्रेस करिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाने के फोकस में मत रहिए, खाली टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम क्लैरिफाइंग दैट, बट खाली एमसीक्यूज के पीछे नहा धो के पड़ जाना, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इससे क्या होगा, आप फंसे रहोगे, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा उलझे रहोगे उसी सब में, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने पे फोकस दीजिए, 1-2 घंटा आप एमसीक्यू लगा लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और कहीं से कुछ भी एमसीक्यू नहीं लगाना है, सिस्टमैटिक वे में लगाना है, तब जाके उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और खाली आंसर नहीं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन से भी कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये आया तो क्यों आया, ये आया तो क्यों आया, अच्छा ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक क्यों नहीं है। ये सब सारी चीजें मैं इंक्लूड करके एमसीक्यू लाने वाला हूं, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जो दुनिया कर रही है मैं उसका कॉपी नहीं करता हूं, मेरा खुद का अपना रास्ता है, उस पर चलता हूं मैं। चलिए ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर शेयर है आपको, कभी भी कोई दिक्कत हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, नो इश्यूज देयर। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्स को रजिस्टर्ड करिए। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, कुछ फ्री मटेरियल्स है उसको भी आप यूज करिए। जो लोग नए हैं, एप्लीकेशन जब आप आते हैं तो कायदे से आपको ट्यूटर से कनेक्ट करना चाहिए ताकि कोर्स को बेस्ट यूज किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज इज उसको यूज कैसे करें सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो आप इस चैलेंज का सॉल्यूशन आपके पास है कि आप ट्यूटर से कनेक्ट करिए। 3 चीजों पे हम काम कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भी ये बात सुन रहे हैं, उनको भी अच्छे से पता है, ठीक है। थोड़े दहशत में है, उनको भी अच्छे से पता है, क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं और ऐसी क्वालिटी आपको दे रहे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ये घमंड वाली बात नहीं है, काम कर रहे हैं तो प्राउडली कह रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, इतने कम प्राइस में 799, 699, 999, 1499, आधे लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि सर इतने कम में कैसे कोई पढ़ा रहा है। आप पढ़ के देखिए, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। दूसरी बात, आप कभी भी, हम लोगों ने कभी भी कॉल सेंटर टाइप का नहीं खोल रखा है कि लोग कोई और नॉन फार्मा का डील कर रहा है, ज्यादातर चीजें मैं डील करता हूं। हालांकि प्रॉब्लमेटिक होती है, सर दर्द हो जाता है, लेकिन बच्चे सेटिस्फाई होते हैं। ये मेरे कॉम्पिटिटर सुन रहे होंगे, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए, यस, जनरली जो एमसीक्यू सेशन है मैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे भी मेरा परिवार है, तो मैं उस परिवार के लिए जरूर काम करता रहूंगा, हमेशा काम करता रहूंगा। इधर पे काम कर ही रहा हूं, दोनों हमारे परिवार का हिस्सा ही है, ठीक है। सबके लिए काम करता रहूंगा। तो मैं संडे संडे जो है बहुत जल्दी इसको ले आने वाला हूं, ये सारी चीजें। और मेरे कॉम्पिटिटर सुन रहे हैं, मुझे पता है वो क्लास में बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं हूं, आप हैं, आप अपने हिसाब से काम करिए, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं, ठीक। चलिए, क्योंकि हम लोग टॉपर खरीदते नहीं बनाते हैं, हैसियत रखते बनाने की, खरीदने वाला काम अपन क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।